अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला. अनादि मी अनंत मी. अट्टहास करीत जई धर्मधारणी, मृत्युसीच गाठ घाल मी घुसेरणी. अग्नि जाळी मजसी ना खड्ग छेदितो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो. खुळारी पू तया स्वये, मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये. अनादि मी अनंत मी. जय श्री राम. योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार. श्री शाहू नरपति हर्ष विधान, बाजी बल्लाळ मुख्य प्रधान. ये है मित्रों स्वामी निष्ठा, ये है हिंदवी स्वराज्य के प्रति अपना कर्तव्य. 1729 के बाद मराठे जी जान से, माळवा हो बुंदेलखंड हो, ये दोनों प्रदेश मुगल मुक्त करने में जुटे थे. वहीं हमारे दिल्ली के अय्याश नशेखोर कामांध मोमिन अपनी दुनिया में मदमस्त हो रखे थे. अब यथा राजा तथा प्रजा, उनके सारे जो दरबारी अधिकारी चाटुकार थे वो भी सुस्त नकारे निकले हैं. दो चार शब्द ऐसे ही एक नकारे बुद्धिहीन खुशमस्करे वजीर के बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं. ख्वाजा असीम. ख्वाजा असीम के बाप का नाम था ख्वाजा कासिम. दोनों ईरानी भांड. अब वैसे जीवन भर इस ख्वाजा असीम ने बादशाह के पांव चाटने के अलावा मित्रों कुछ नहीं किया है. 1731-32 में दिल्ली दरबार में वो सतत मराठों की पैरवी करता रहा. लेकिन रुकिए, यहाँ स्नेह वगैरह कुछ नहीं था, बस हारने मरने का डर उसको सता रहा था. ऐसे खुशमुस्करे होते हैं ना, आज भी होते हैं, लेकिन ये जो बाकी जो दरबारी अशराफ थे ना, जिनको आखरत के पीछे जो पड़े थे, उन्होंने इसको जमकर विरोध किया 2-2.5 साल. अब इस वजीर आसिम को मोहम्मद शाह ने वजीर बनाया है और उसका फिर नाम हो गया वजीर होने के बाद में खान डौरा. ये खान डौरा का नाम 1730 के बाद 15 साल लगातार आता रहता है. बताऊंगा. खान डौरा का मोहम्मद शाह ने तमगा लगाया तो ये अब खान कासम जो था ये खान डौरा हो गया. आपने हमारे वो पड़ोसी पोर की जाहिल जो है उनका जनरल देखा है, आसिम मुनीर. उसके छाती पे आप देखो, अब इतने सारे तमगे उसने छाती पे लगा रखे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से भीख मांगे इसमें उसने लाए हैं. नमाज पढ़ के, आसमानी किताब पढ़ के ये जनरल जो बना है सऊदी अरेबिया से, पहले सऊदी अरेबिया में पोस्टिंग थी, अब पाकिस्तान का जनरल बना है. वो हिंदी कहावत है ना, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का. ये अनाज का दुश्मन है. सारी 20-22 करोड़ की जाहिल आवाम जो है उसकी, वो आवाम को आटे के पीछे लगाया है और अपने आर्मी के साथ बस जर जोरू जमीन के पीछे लगा हुआ है. वो प्लॉट देखते हो ना आप सब,
बस 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 बस, जर जोरू जमीन, ये इसकी इस्लामिक आर्मी मुजाहिदीन। वहां पे तालिबान, बलोच और टीटीपी तीनों तीनों मिलके रोज इनके फौजियों को में ठोक रहे हैं उनको। अब पता नहीं ये इस्लामाबाद में क्या कर रहा है। और वही हाल, वही हाल ये खांडौरा का भी था। दोनों मुजाहिदीन, मोमिन, क्या कहते हैं, नबी के सुन्नत पे चलने वाले मोमिन दोनों ही थे। और दोनों का हाल देखो। मारवा हाथ से गया, बुंदेलखंड गया, गुजरात गया, बंगाल पहले ही जा चुका था, दक्कन के 6 सूबे थे वो भी गए, जाट, राजपूत और मराठा तीनों नोच नोच के खा रहे हैं। हाँ, ये दिल्ली में बादशाह की थूक चाटने में मस्त था। मित्रों, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये जो खांडौरा था ये जिया क्यों। क्योंकि ना जीवन का कोई लक्ष्य है, ना आचार है, ना विचार है। इसका जीवन देखो आप। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, अजीमुशान के पास बंगाल भेज दिया गया, फिर वहीं से फर्रुख सियार के साथ दिल्ली आता है, सत्ता सैयद बंधु के पास चली जाती है तो ये सैयद के साथ आता है। अब मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठता है तो मोहम्मद शाह इसको बाद में वजीर बनाता है। 1723 से 1739 यानी 16 साल ये वजीर रहा। नादिर दिल्ली में घुसा, वो तो मैं आगे बताऊंगा। फिर चालाक नादिर ने बाद में उसको काट डाला। कुछ कहते आत्महत्या की, कुछ कहते बीमार था। वो तो चाटुकार, वो आपको इतिहास वो कैसे लिखते हैं वो पता है आपके। अब आत्महत्या कही है उसे, मैं आत्महत्या कहता हूं उसको। इसका जीवन समाप्त हो गया, बस इतना ही है खांडौरा का जीवन। इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और ये इतना गैर गुजरा था कि इसने कपट भी नहीं किया। अब देखो भाई, आप क्या कहते हैं उसे, आप ये बन जाओ, राक्षस बन जाओ, लेकिन रावण बनो तो आपका नाम होगा राम तो खैर हम राम की अनुयायी हैं तो उसका नाम होता ही है, लेकिन रावण का भी नाम होता है। भाई, बाजीराव के बारे में अगर हमें लिखना हो तो 1000 पन्ने कम पड़ जाएंगे। खांडौरा के बारे में मैंने सारा उसका जीवन आपको बता दिया, बात खत्म। बिना किसी को नाराज किए अपना स्वार्थ साधना, बस जिंदगी भर इसने यही किया। अब आप बताओ, आज की युग में भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। हमारे महाराष्ट्र में भी एक खांडौरा है, आज भी जिंदा है ढलती उम्र में भी लगा हुआ है। ये भी पहले वजीर था और काफी 40 सालों से महाराष्ट्र में प्रभाव है इसका, लेकिन आज भी अपनी उम्र में, ढलती उम्र में ये लगा हुआ है जरा सोचो आप। भाई, नाम नहीं ले सकता मेरे सामने फिर लोग आएंगे, मुझे बहुत मारेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, वो ये टीवी पे कम अकल वाले जाहिल मुल्ले देखे हैं, 2-4 मुल्ले हैं, उनकी मिठास भरी भाषा देखो आप। बस गंगा जमुना तहजीब के हम सिपाही है नमूने साले। हाँ, लेकिन भाषा देखो इनकी, करना कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। 1733-34 में शिंदे और होलकर ये दोनों दिल्ली सल्तनत को लगातार ठोकर मारना उन्होंने शुरू कर दिया था। और ये हमारे वजीर लाड साहब मोमिन जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मारवा जय सिंह को जिम्मे सौंप दिया और गुजरात को अभय सिंह के
कंधे पे सौंप दिया। अब ये दोनों प्रदेश सौंपने के बाद में निजाम भी पगला गया कि भाई कहीं दक्खन मेरे हाथ से ना चला जाए। हाँ, परेशानी तो थी। बादशाह ने फिर निजाम को मदद की गुहार लगाई, क्योंकि मराठाओं के विरुद्ध जंग शुरू करनी थी उसे। अब पहले तो ये परेशानी थी कि भाई मेरे हाथ से दक्खन ये ना छीन ले। तो बुढ़ा हो गया निजाम उस मदद को टालता रहा जो बादशाह ने निजाम को मांगी थी, क्योंकि मराठाओं से सीधे युद्ध भूमि में पंगा बुढ़ा निजाम नहीं लेना चाहता था। ये महत्वपूर्ण है, ये उसकी मानसिकता दिखाता है। मैंने कल ही कहा था कि पालखेड़ के बाद उसकी इज्जत पूरी की पूरी नीलाम कर दी गई थी। 1735 में जाकर एक योजना बनी। खांडोरा ने अपने छोटे भाई मुजफ्फर खान को मल्हारबाग के पीछे भगाया। चलो, सिरोज तक वो पीछे गया है मध्य प्रदेश में। कमरुद्दीन खान नामक एक सरदार था, उसको पिलाजी जाधव के पीछे लगाया। क्या बताऊं, हारना तय था। छोटी लड़ाइयां थी, हो गई, दोनों हारे, मुंह लटका के दिल्ली लौटे। मित्रों, 1734, 35 और 36, ये 2.5-3 साल। इस 2.5-3 साल में इतना ही पता चलता है। मैं बाजीराव की बात कर रहा हूं। बाजीराव उत्तर हिंदुस्तान में लगातार छोटी मोटी लड़ाइयां करता रहा और शासकीय कामकाज क्या था, महसूली महत्वपूर्ण था, वो सुचारू रूप से कैसे चले इसमें व्यस्त था। इसकी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़ के हम समझ सकते हैं कि महसूल का मेन मामला था और महसूल ज़्यादा से ज़्यादा कैसा जमा हो इसके पीछे बाजी लगा हुआ था। ये बात सच है कि लगातार युद्ध से बाजीराव पे कर्ज का बोझा काफ़ी मित्रों बढ़ गया था। लगातार युद्ध में तो जीत मिल रही थी, लेकिन टैक्स कलेक्शन मन मुताबिक नहीं हो पा रहा था। वसूली के लिए भी बाजीराव को अतिरिक्त फौज रखने की नौबत आई थी। सातारा वाले तो सुस्त थे, क्योंकि नेमस्त शाहू आप ही जानती हो, वो तो सुस्त पड़े थे। बाजीराव को युद्ध भूमि में आर्थिक मदद भेजना जरूरी था, लेकिन सातारा के शाहू महाराज के शायद दिमाग में ये नहीं आया, क्योंकि उनको लेने की आदत थी, देने की नहीं थी। तो ये हम लोग जो आजकल कहते हैं ना कि आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग शुरू है, बस यही हाल था शाहू का। अब सामान्य जितना भी हमारा मराठा था, मावड़ा उस वक्त का सामान्य, वो भी अब ज्यादा पगार मांगने लगा था, क्योंकि लगातार 2.5-3-4 साल से युद्ध भूमि पे वो भी अब अपने परिवार के लिए ज्यादा पगार मांग रहा था। तो पैसे के लिए साहूकार के आगे नाक रगड़ते रगड़ते वो मोमिन के माथे पे जो काले चट्टे होते हैं ना, क्या कहते हैं, काले दाग होते हैं, वैसे अब मराठी में बाजीराव ने लिखा है, पैसा करता सावकारा पुढे नाक रगड़ता रगड़ता कपाळाला चट्टे पडले आहेत। ब्रह्मेंद्र स्वामी को लिखा है पत्र में बाजीराव इसका उल्लेख करता है। दया आती है मित्रों इस पराक्रमी महान हस्ती को कि ये जो दयनीय स्थिति हो गई थी ना लगातार युद्ध करने से। और दुखद ये है मित्रों कि उसके साहूकारों में एक साहूकार उसका खुद का ससुर रास्ते था, है ना, दुर्भाग्य की बात। 1736 में भी एक पत्र लिखा गया है। पत्र कहता है, आम्हास कर्जाने डुबवले आहे, प्राण जाता तर बरे। हमको कर्ज ने डुबाया है, अगर प्राण मेरे चले जाए
तो अच्छा होगा. आम्हास कर्जाने डुबवले आहे, प्राण जाता तर बरे. आमचे विचारे सर्व संग सोडून उठून एखाद्याकडे निघून जावे. अब तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि सब कारोबार छोड़ के बस उठूं और निकल जाऊं. माझे विचारे सर्व संग सोडून उठून एखाद्याकडे निघून जावे. आगे वो और अपना गाना गाता है. कर्ज फिटत नहीं. भाई कर्ज कमी नहीं हो रहा है. आगे की महत्वपूर्ण लाइनें हैं मित्रों, ध्यान से आप सुनो, आपको परिस्थिति का पता चल जाएगा. बाजीराव ने लिखा है, आज यानी आज दाभाडे, होळकर, पवार, गायकवाड, बांडे यांच्याकडे कोटी कोटी रुपये खजिना आणि मी तुमचे पायाशी आणि धन्याचे पायाशी निष्ठेने वर्ततो तो अन्नास भिकारी. दाभाडे, होळकर, पवार, गायकवाड़, बांडों के पास तो करोड़ों रुपए टैक्स के और खजाना है, लेकिन मैं वो हूं जो आपके पांव पे मैं बैठता हूं और वैसे ही मेरी सारी निष्ठा सातारा गद्दी के पांव पे है. जिंदगी भर मैं निष्ठा से, स्वामी निष्ठा से मैं जीते आया हूं, लेकिन मैं भाई भिकारी बन गया हूं. आम्ही जोड इतकीच केली की 20 लाखाचे कर्जदार झालो. आज तक हमने क्या किया? हमने इतना ही किया कि आज मैं 20 लाख रुपए का कर्जदार हो गया हूं. कितने मार्मिक बोल है मित्रों. इसमें सब इतिहास आ जाता है गत 2-5 साल का. 36 का पत्र है ये लोग कई बार मित्रों, मैं सिर्फ बाजीराव की बात नहीं कर रहा हूं, बाजीराव के साथ जितनी भी फौज थी वो लोग कई बार घोड़े पे बैठे ही खाना खाते थे और वो भी आधा अधूरा खाना उनको मिलता था. अब देखिए, हिंदुस्तान भर के छोटे मोटे मराठी सरदारों के पास दबा के पैसा था, लेकिन बाजी का फल्लक हुआ था. पैसे के आगे हदबल दास बन गया था बाजी. इसलिए वो अपनी निराशा उस पत्र में दिखाता है. मित्रों, महाराष्ट्र में पुणे से कितना 240 किलोमीटर होगा. 240 किलोमीटर पे एक गांव है सांगली, मिरज. सांगली में कोल्हापुर के बड़े नजदीक है. अब ये सांगली के एक रियासतदार थे पटवर्धन. आज भी उनका किला और महल देखो. कम से कम महल जो उनका है, आज की बात कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 4-5 एकड़ का महल होगा उनका. औंध संस्थान के पंत प्रतिनिधि देखो, पूर्ण लकड़ी से एक राजवाड़ा बना दिया है. कम से कम 1.5 एकड़ का वो राजवाड़ा होगा, कम से कम. मैं कई बार उस राजवाड़े में स्वयं गया हूं. मैंने पूरा का पूरा वो राजवाड़ा देखा है. वो हवेली उसे मैं नहीं कहूँगा, ये राजवाड़ा ही था. ग्वालियर हो, इंदौर हो, धार हो, सागर हो, ये शहर के महल आज भी इसके साक्षी है कि सरदारों के पास काफी महसूल आता होगा, लेकिन हिंदवी स्वराज्य के तिजोरी तक वो नहीं पहुंच पा रहा था. गुरुग्राम हरियाणा के बिल्कुल पास ये अपना क्या कहते हैं उसे, नचनिया है ना, तैमूर का बाप सैफ. आप उसका महल देखो भाई साहब. मैंने वैसे पिक्चर डाली है उसकी,
भाई गूगल पे अगर आप सर्च करोगे भारत का नक्शा तो भारत के नक्शे में उसकी पुरानी रियासत हमें ढूंढनी पड़ेगी। एक डॉट भी नहीं आता है। 20-25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की उसकी रियासत होगी, हाँ। लेकिन लुटेरे का आप महल देखो, 5 स्टार कुछ होटल अभी बनवाया है। अब वहीं मोमिनों की ये विकृति इन मराठा सरदारों के पास शायद पैसा देख के आ गई थी। टैक्स कलेक्शन का की कोई मित्र व्यवस्था नहीं। हालांकि मैंने ये बताया है कि एक संधि के तहत 22.5%, 22.5% होलकर को, 22% पवार को, और नहीं सॉरी शिंदे को, और 9% पवार को। ये बंटवारे की संधि का कागज तो बनना लिया था, लेकिन उस संधि के कागज पे चलने की मॉनिटरिंग वो बाजीराव नहीं कर सका। सातारा वाले भी सुस्त थे। आप ही सोचो, एक बंदा 4-5 साल से युद्ध भूमि में अपना जीवन बिता रहा है, जीत दिलवा रहा है, और टैक्स कलेक्शन भी वही करेगा। कैसे करेगा भाई? उसका एक दिन 48 घंटे का थोड़ी ना है। अब ये आजकल आर्थिक समीक्षा करने वाले इस अव्यवस्था के लिए बाजीराव को दोष देते हैं। बताइए, मुझे उन आर्थिक समीक्षाकारों पे दया आती है। भाई गोरों ने लिखे इतिहास में जाहिर है वो उसे ही प्रार्थना देंगे जिसमें आप कम हो। हमारी कमी पे वो हंसने ही वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1736 में बाजीराव ने शिंदे और होलकर को आखिर में सातारा बुलाया है। शाहू के साथ वार्तालाप हुआ है। आगे की रणनीति जो है उस पर खुली उसने बातचीत की है। उसके डिटेल तो नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि बातचीत क्या हुई, क्योंकि ये जो चल रही थी ये अप्रैल 1737 की तैयारी चल रही थी। डेफिनेटली अप्रैल 1737 में ऐसा क्या हुआ? गोविंद सरदेसाई गुरुजी ने अपने पुस्तक में इसे बड़े विस्तार से मित्रों लिखा है। देखते हैं कल। वंदे मातरम।